का पीक टाइम। स्टार्ट करें क्लास। यस मैम। सब लोग आ गए, कोई रह गया? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैथोड रेज एनोड रेज के बारे में पढ़ा था ना। यस मैम। लक्ष्य बताओ, कैथोड रेज पॉजिटिव पार्टिकल से बनती है नेगेटिव से? नेगेटिव। नेगेटिव पार्टिकल से बनती है। और नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अब आज हम लोग कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है? तो देखो, एटम के अंदर अभी तक क्या पता लगा कि भाई ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख। अब दिख रही होगी। यस मैम। अब दिख गई है मैम? यस मैम। तो अभी तक क्या पता लगा एटम के बारे में? दो इंफॉर्मेशन हमें मिली कि भाई एक तो नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल है। और जब हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं इसमें गैस, तो ये जो दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल है वो कौन सा होता है? प्रोटॉन बोलते हैं उसको। और कोई अगर गैस लेंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ? प्रोटॉन। अब आगे बात करी जा रही है कुछ और पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जिनको न्यूट्रॉन बोला गया। साइंटिस्ट का नाम था चैडविक। 1932 में इन्होंने डिस्कवर किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? बहुत हल्के न्यूक्लियस ले लिए, मतलब जो इनका मास कम होता है उनको लिया और उन पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के अगर न्यूक्लियस की बात करो तो उसको नाम दिया जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है? इसकी बम्बार्डमेंट करवा दी लाइट एटम्स के ऊपर। लाइट एटम्स में जैसे इन्होंने बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई। अब देखा क्या कि बम्बार्डमेंट करवाने के बाद एक न्यूट्रल पार्टिकल मिल रहा है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ठीक है? इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और फिर इस पार्टिकल को बोला गया न्यूट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। मैम एक बार न्यूट्रल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज आप बता दीजिए। देखो, चैडविक ने क्या किया? लाइट एटम्स लिए, बहुत हल्के एटम्स लिए, जैसे कि बेरिलियम को ले लिया। बेरिलियम का मास बहुत कम होता है, ठीक है? इसको ले लिया और इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इस पर बम्बार्ड करवा दिया, ठीक है?
और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, हीलियम अगर आप ले लो, और हीलियम में दो चीज़ें होती हैं। देखो हीलियम की अगर हम बात करें, ये एक एक की डिस्कवरी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि भाई एटम अगर है तो एटम में दो पार्ट होंगे, एक होगा न्यूक्लियस और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आउटर शेल्स में होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम लोग हीलियम को लेते हैं तो हीलियम का फॉर्मूला, हीलियम में जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो होता है 2, न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो भी होता है 2, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी होता है इसमें। ये कंपोजिशन होता है हीलियम का। अगर इस हीलियम से ये हम दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो ज़ीरो हो गए अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए ये जो बनता है He++, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या इसी को हम एक नया नाम देते हैं, इस पार्टिकल को, ये एक्टिव होता है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको अगर आप किसी लाइट वेट एटम के ऊपर बम्बार्ड करवा दोगे, ढेर सारे उसके ऊपर फेंक दो आप तेज़ी से, स्पीड से, तो क्या होगा, ये जो आपका एटम है ये किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक स्पेशल तरीके के न्यूट्रल पार्टिकल्स को इसने इजेक्ट किया। छोटे थे, उन पार्टिकल्स को जब देखा गया तो ऐसा पाया गया कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज का पता अगर लगाना होता है किसी को तो क्या किया जाता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस चीज़ में चार्ज है या नहीं है। अगर वो चीज़ मान लो जैसे ये सीधे पाथ से जा रही है और अगर ये अपने पाथ को चेंज करती है, लेफ़्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में अगर अपने पाथ को चेंज करती है, तो इसका मतलब वो उसके ऊपर कोई चार्ज है। और अगर वो अपने पाथ को चेंज नहीं करती है, वैसा का वैसा ही रहता है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा देखा गया कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है बात? यस मैम। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, इसके चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मुलिकन, उन्होंने भी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, अपने काम का नहीं है, लेकिन अगर हमें पता लगाना है कैसे चार्ज पता लगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देखा गया, मास देखा गया, जिनकी वैल्यूज़ हमें सबकी याद रखनी है, तो वो निकला कैसे था, वो निकला था मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अभिनव विकास आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे ये चीज़ें पहले। यस मैम। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, और इसकी वैल्यू निकाली गई। ये वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और ये चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, निगेटिव। फिर उसके बाद देखा गया प्रोटॉन पे चार्ज, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वैल्यू सेम होती है, पॉजिटिव में होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है ये चार्ज।
अगर इसको ESU में लेना हो, ESU चार्ज की आपकी CGS यूनिट होती है, ESU में लेना हो तो इसकी वैल्यू 4.803 10⁻⁻10 हो जाती है। इसकी वैल्यू आपको ज़्यादातर काम में जो आएगी वो कूलम्स में ही आएगी, तो कूलम्स वाली तो याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखा गया कि भाई इनके मासेस वगैरह क्या हैं, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर काम किया और फिर इसके मासेस को पता लगाया गया। तो ऐसा देखा गया कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों सेम थे अप्रॉक्सीमेटली। देख पा रहे हो यहाँ पे 1.6726 है और यहाँ पे 1.6749 है ना, तो वैल्यूज अप्रॉक्स सेम है क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻27 है, तो वैल्यू बहुत छोटी है और अप्रॉक्सीमेटली ये सेम है, तो हम लोग सेम ही लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, 2 डिजिट तक ही लेंगे, 9.1 10⁻31 kg। ये वैल्यूज़ हमको याद रखनी होती है, क्यों? क्योंकि इसका हमें न्यूमेरिकल्स में काम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं इस तरीके से -1 E0, इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। बीटा भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करते हैं 1H1 से, न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं 0N1 से। तो जब भी इनकी डिस्कवरी हो गई, 3 डिस्कवरीज हुई, इलेक्ट्रॉन की हो गई, प्रोटॉन की हो गई और न्यूट्रॉन की हो गई, और इसके साथ साथ एक और डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। इन सब की जब डिस्कवरी हो गई तो ऐसा फिर बाद में बताया गया कि भाई जो एटम है इसमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो सभी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑल एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये किसी भी एलिमेंट का ले लो एक्सेप्ट नाम बोलो नाम शायद अभी बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो सबने भी क्लास लीव कर दी थी, तो ये वाला वापस रिपीट कर देंगे। अच्छा, क्लास सब गायब हो गए थे? ये मैम अचानक से। अच्छा, हो सकता है मेरे वाले में भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। देखो, ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की पहले बात हो गई। अब इसके बाद बात की जा रही है इनके मासेस क्या होते हैं और इनके चार्ज क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। बस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉनिक चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर, क्योंकि नाम ही न्यूट्रॉन जो दिया गया वो न्यूट्रल से दिया गया है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0। फिर उसके बाद मास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस एकदम सेम होते हैं, एग्जैक्टली बोल सकते हैं हम लोग सेम, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। 1.6726 है और यहाँ पे 1.6749 है। अगर 2 डिजिट तक आप लेते हो डेसिमल के राइट पे तो आपका दोनों सेम आता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्रॉक्सी सेम करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के मास की बात की गई तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया 9.1 10⁻⁻30। ये चारों डेटाज हमें याद रखने होंगे। और फिर उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन दिया गया कि भाई एटम्स जो है वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल सारे एलिमेंट्स के एटम्स में होंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये पहली लाइन जो लिखी हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। अभी आवाज़ आ रही है? यस मैम। हल्की सी लैगिंग। अच्छा, हाँ मैम। यस मैम। तो हो सकता है हमारे यहीं के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। मेरी आवाज़ हो रही है ना, तो हाइड्रोजन की अगर बात करो तो हाइड्रोजन इस तरीके से होता है इसको। इसमें 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन लो
तो उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई लेते हो आप, all elements atom have electron, proton and neutron, तीनों। क्लियर है इतनी बात? आवाज आ रही यस है? मैम। यस मैम। अब देखो उसके बाद बात करी गई भाई मॉडल्स की। Completely. मॉडल्स के पहले भी न्यूक्लियस की मैम बात की। स्क्रीन भी रुक जाती है। स्क्रीन रुक जा रही, फ्रीज हो रही अभी? यस मैम। मैम हाँ मैम हाँ बोलो बेटा। मैं तो मैम रुकी हुई थोड़ी हूँ। देर कैमरा ऑफ करके ट्राई करिए। अच्छा, नहीं मैम, कैमरा ऑफ करके। कैमरा ऑफ बोले तो क्या, किसको ऑफ करूँ मैं? वीडियो को नहीं, टर्न अपना ऑफ कैमरा कैमरा। ऑफ करिए, उससे शायद थोड़ा नेटवर्क अच्छा आएगा। अभी कैमरा ऑफ हो गया? अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब बताइए। Yes मैम, अब क्लियर है। क्लियर है? वो नेटवर्क शायद वीक होता है। हाँ, तो कैमरा ऑफ कर दो तो सही रहता है। सही है। इसके बाद बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की कि एटॉमिक, अच्छा भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए गए। तो अब इसके बाद बात करेंगे कि भाई मॉडल कैसा होगा। जैसे मान लो कि कोई आपको कोई मकान बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, तो क्या होता है, पहले उसका आर्किटेक्ट आता है, आप आर्किटेक्ट को बुलाते हो। या अगर आपने आर्किटेक्ट को नहीं भी बुलाया तो भी आप एक रफ पेपर पे पहले आइडिया लगाते हो, अच्छा यहाँ पे एक ये रूम बनेगा, यहाँ पे ऐसे ये दूसरा रूम बनेगा। अगर स्कूल है तो एक मैनेजमेंट की बिल्डिंग होगी, है ना। इधर पे टॉयलेट्स बनेंगे, ठीक है, इधर बॉयज़ टॉयलेट, इधर गर्ल्स टॉयलेट, इधर आपका एक लाइब्रेरी होगा और इधर एक स्टाफ रूम होगा। इस तरीके से प्लानिंग होती है पूरी, एक रफ आइडिया लगाया जाता है। और अगर आर्किटेक्ट को बुलाते हो तो वो अपना पूरा और अच्छे तरीके से आपको करके देता है, पूरा बना के। ये बात होती है ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कि भाई इसमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया सोचना कि भाई अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो ये किस तरीके से एटम के अंदर हैं, ठीक है, कौन अंदर की तरफ है, कौन बाहर की तरफ है, क्या है। इन सब चीज़ों की बात करने के लिए फिर डेवलप किए गए मॉडल्स पे काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो मॉडल है थॉमसन मॉडल बोला गया उसको। हालांकि ये बिल्कुल गलत था, डिस्कार्डेड था, लेकिन क्योंकि पहला था इसलिए इसको याद रखते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने बेसिक एक आइडिया तो दिया कि भाई मॉडल होना चाहिए। और मॉडल क्या होगा, केवल बताने से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ की प्लेसिंग कहाँ पे होती है, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए थॉमसन का मॉडल आया और थॉमसन के मॉडल को दो नाम देते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। सुना हुआ ये नाम पहले? यस मैम। यस मैम। वाटरमेलन का तो सीजन है इस समय, आप लोग खाते होंगे। अगर वाटरमेलन को बीज से कट कर दो तो क्या पार्ट होता है, रेड पार्ट होता है उसका। और इस रेड पार्ट में ब्लैक सीड होते हैं
जिनको हमें हटा हटा के उसको खाना पड़ता है। यही तो होता है। तो थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि भाई ये जो रेड पार्ट है ना, जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वैसे ही इसमें पॉजिटिव पार्ट है एटम में। रेड पार्ट को क्या बोला? जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वैसे इसमें क्या है? पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर, ठीक है। और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या है? इक्वली आपका रेड पार्ट इस तरीके से। और जैसे वाटरमेलन में आपके सीड्स होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। जैसे ब्लैक ये सीड्स है ना, उसी तरीके से बताया कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरा पॉजिटिव पार्ट ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इवनली, और उसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसी तरीके से होते हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी अपने मॉडल से। पहला मॉडल था इसलिए याद रखते हैं, बाद में इसको रॉन्ग प्रूव किया गया कि भाई गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं? भाई आप मान लो कुछ बनाने चले, आप सपोज आपने बनाया खीर बनाया है ना, तो खीर में क्या होता है भाई? खीर में ये आपका मिल्क और किससे? राइस से मिला के बनाते हैं ना हम लोग। अब इसमें आपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, तो ड्राई फ्रूट्स जो आप डालोगे इसमें ऐसा थोड़ी ना कि वो बीच में कहीं पे होगा या इधर उधर होगा, वो पूरे आपके, जैसे आपने बादाम कट करके डाल दिया तो पूरे खीर में होगा ना। तो आपके जो रेजेंस हैं, जो भी आपके बादाम आपने डाल दिया, काजू डाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन की तरह उसको मान लिया, और जो आपका खीर का पूरा मटेरियल था, मिल्क और राइस और शुगर का जो भी कॉम्बिनेशन था, जो थिक सॉल्यूशन टाइप्स बना था, उसको इन्होंने बोल दिया क्या? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। और बोला कि जितना पॉजिटिव पार्ट होता है उतना ही टोटल निगेटिव पार्ट होता है। इसीलिए एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। ओवरऑल अगर एटम की बात करो तो एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता, चार्जलेस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जितने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें निगेटिव पार्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो चार्ज टोटल दोनों का इक्वल होता है और अपोजिट होता है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। इसलिए उसके बाद क्या हुआ, इनका जो मॉडल था ये डिस्कार्ड कर दिया गया और बोला गया नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनकी बेसिस पे इनके मॉडल को डिस्कार्ड किया गया, जिसमें से जो प्राइम था वो कौन सा था? प्राइम था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था समझते हैं पहले। इन्होंने गोल्ड फॉइल ले ली। अब आप बोलेंगे गोल्ड के एटम को क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया और किसी एटम की फॉइल ले लेते हैं ना। तो इन्होंने एटम के लिए इन्होंने किसको लिया था? गोल्ड को लिया था। गोल्ड क्या होता है स्पेसिफिकली? एक तो इनर्ट होता है, नोबल बोलते हैं इसीलिए इनको। इनर्ट होता है, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा रीज़न था गोल्ड फॉइल लेने का कि इसके थिन फॉइल्स बनाई जा सकती हैं। इन सब इफ़ेक्ट को जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिस तरीके का, अगर उस पर आप बहुत थिक फॉइल ले लोगे किसी चीज़ की तो वो रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। तो इनको थिन फॉइल लेनी थी, तो थिन फॉइल इन्होंने ली थी और गोल्ड की ली थी। गोल्ड की इसलिए ली थी क्योंकि इनर्ट होता है। थिन फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि उस पर आपको ये इफ़ेक्ट दिखेगा। अब ओरिजिनली जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, ह्यूज नंबर में, बहुत ज़्यादा इन्होंने बम्बार्ड करा दिया इसके ऊपर गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल अगर कोई है, जैसे एल्युमिनियम की फॉइल होती है तो एल्युमिनियम उसमें एटम होगा, गोल्ड फॉइल है तो उसमें गोल्ड एटम होंगे ना, ढेर सारे। गोल्ड को AU से डिनोट करते हैं, ढेर सारे AU के एटम्स होंगे।
उनसे अल्फा पार्टिकल्स जाके टकरा रहे हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या दिखी इनको जब ये वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा, तो कंडीशन क्या दिखी, पहले नॉर्मल चीज को समझते हैं। सपोज कोई मकान बना रहा है ना, और उसने विंडो बनाई, ये विंडो है अपनी, ठीक है। इसमें अभी मकान बनाना स्टार्ट हुआ है, तो विंडो का ऐसे जगह बस है, और यहाँ पे अभी कुछ इसमें ना तो रॉड्स लगी हैं, ना कुछ भी, ना ग्लास लगा है, कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। तो और इसी रूम में कुछ बच्चे जो है बॉल से खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बॉल बार बार इधर इधर, आपकी बॉल है साइड में, तो कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इस बॉल को वॉल पे हिट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और खेलते खेलते एक बच्चे को शैतानी करने का मन हुआ, तो वो क्या करने लगा कि बॉल को उसने ऐसी जगह पे फेंक दिया जहाँ पे विंडो पे आ गई, जहाँ पे विंडो बनने वाली है, तैयार हो गई, तो बॉल क्या होगी, बाहर चली जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब मान लो आप कि ये विंडो का ये एरिया है, अगर इस एरिया में बॉल आती है, बच्चा इधर भी हिट कर रहा है, इधर भी हिट कर रहा है, इधर भी हिट कर रहा है, पर अगर इस विंडो के एरिया में बॉल आएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस क्या होंगे? अगर इस एरिया में आती है बॉल, तो चांसेस तो यही होंगे ना कि 100% चांसेस क्या होंगे अगर इस एरिया में आती है, तो कि वो बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, सीधे निकल जाएगी, क्योंकि पूरा स्पेस क्या है, खाली है। ये विंडो तो अभी खुली हुई है, बिल्कुल एम्प्टी। तो बॉल के चांसेस क्या है, अगर इस एरिया में आती है कहीं पे भी, तो 100% चांसेस ये है कि बॉल बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्पेस क्या है, एम्प्टी, ठीक है। अब देखो दूसरी रूम की एक विंडो है, वो भी तैयार हो रही है। अब उसमें क्या कर दिया, यहाँ पे रॉड्स लगा दी, ठीक है। तो अब क्या चांसेस होंगे अगर बॉल हिट की जा रही है तो? भाई अगर इसके गैप्स में आती है बॉल, तो गैप्स में क्या होगी, बॉल आगे निकल जाएगी। गैप्स पे हिट करती है तो आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर सपोज इस रॉड पे हिट करती है तो रीबाउंड करेगी क्या? रिबाउंड तो करेगी ना। यस सर। भाई कभी कभी हम लोग बॉल को हिट करते हैं वॉल पे, तो वॉल तो पूरी कवर्ड है, कोई एम्प्टी स्पेस तो है नहीं, तो क्या होता है, रीबाउंड करती है ना। अब मान लो इसमें क्या हुआ कि आप मान लो ये जो स्पेस है, ये स्पेस है आपका 60% खाली स्पेस, और ये जो है आपका, ये जो रॉड्स लगाई गई हैं वो इस तरीके से लगाई गई कि 40% एरिया कवर करती है। तो अब चांसेस क्या होंगे कि 60% एरिया में अगर जाएगी तो प्रोबेबिलिटी कुछ थोड़ी सी, इसके कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई कि वो बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। और 40% की प्रोबेबिलिटी ये होगी जब इससे टकराएगा तो रीबाउंड करेगा। और अगर आप बिल्कुल बहुत पास लगा दो रॉड्स को, तो क्या हो जाएगा, तो बॉल के बाहर जाने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब मान लो आपने रॉड इतनी पास लगा दी कि बॉल वहां से निकल ही नहीं पा रहा है, तो हर बार रीबाउंड होगा। इतनी बात समझ आ गई? यस ठीक है, कि अगर पूरा स्पेस है तो वो चीज़ सीधे निकल जाएगी। कोई मास आप यूज़ करते हो तो वो सीधे निकलेगा, और अगर स्पेस नहीं है तो रीबाउंड होने के चांसेस होंगे। अब यही चीज़ देखी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ढेर सारे खूब ज़्यादा नंबर में, थाउजेंड्स नंबर में अल्फा पार्टिकल्स लिए, गोल्ड की फॉइल पे इन्होंने हिट किया, और क्या देखा, ऑब्जर्व क्या क्या किया। ये ऑब्जर्व करते हैं रदरफोर्ड कि भाई
जैसे मान लो इन्होंने अप्रॉक्सी मान लो 20,000 इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करा। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, एकदम सीधे निकल गए वो। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्पेस एम्प्टी है तो चीजें क्या होंगी? सीधे निकल जाएंगे बाहर। तो इससे इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला कि अगर आप 20,000 अल्फा पार्टिकल डालते हो और उसमें से मैक्सिमम चले जाते हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसका मैक्सिमम स्पेस, या आप कह सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है, ज़्यादातर वॉल्यूम कैसा है? एम्प्टी है। क्लियर है बात? यस मैम। उसके बाद इन्होंने बताया, देखा, दूसरा ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ ऐसे हैं जो रीबाउंड होते हैं, बहुत कम। जो रीबाउंड हो जाते हैं। अब रीबाउंड का कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखो भाई, मान लो बहुत कम अगर रीबाउंड हो रहे हैं, इसका मतलब कि सेंटर में कोई ऐसा मास है जो रीबाउंड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सीधे निकल गए, सीधे चले गए अल्फा पार्टिकल्स। तो ये तो बताया कि एम्प्टी स्पेस है। कुछ ऐसे थे जो रीबाउंड हुए। रीबाउंड कैसे होगा भाई? रीबाउंड कोई चीज़ किसी चीज़ से तब होगी जब उसको क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसके बीच में। और अल्फ़ा पार्टिकल्स पे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज को केवल पॉजिटिव चार्ज ही तो रिपेल कर सकता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता सेंटर में, बीच में, तो वो क्या करता? अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन कुछ रीबाउंड हो रहे हैं और कुछ ही रीबाउंड हो रहे हैं, तो बोला गया कि बीच में जो है ना, वो कुछ ऐसा सेंटर में कोई वॉल्यूम ऐसा है, कोई स्पेस ऐसा है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बहुत छोटा है, स्मॉलर वॉल्यूम है वो। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा वॉल्यूम होता ना, तो ये जो रिपेल होने, रीबाउंड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे, उनका नंबर ज़्यादा होता, लेकिन वो बहुत कम नंबर है। इसका मतलब बीच में कोई टाइनी पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो 90 डिग्री से कम एंगल पे इस तरीके से टिल्ट हो गए। कुछ ऐसे थे जो 180 से ज़्यादा पे चले गए। ठीक है, मतलब निकले, लेकिन कुछ एंगल्स बनाते हुए निकले। ये 90 पे आए, कुछ रिबाउंड हुए थोड़े थोड़े और इधर गए। कुछ ऐसे थे जो सीधे तो निकले, लेकिन किस तरीके से निकले? 180 से ज़्यादा पे। ठीक है, या सॉरी 90 से ज़्यादा पे ये निकल गए। ठीक, तो इस तरीके से क्या डिस्कवर हुआ कि बीच में जो है, सेंटर में कोई छोटा सा पार्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और लेटर ऑन उसको बोल दिया गया न्यूक्लियस। उस पॉजिटिव पार्ट को न्यूक्लियस बोला गया, और इसी न्यूक्लियस की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए गए थे वो रीबाउंड हुए थे। और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। ये कैसे प्रूव हुआ? ये ऐसे प्रूव हुआ कि अगर रीबाउंड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है, ज़्यादा स्पेस ये कवर कर रहा है। लेकिन क्योंकि रीबाउंड होने वालों का नंबर बहुत कम है, इसका मतलब ये जो स्पेस कवर कर रहा है वो बहुत कम कवर कर रहा है, तो वॉल्यूम इसका बहुत कम। क्लियर है बात इतनी?
ठीक है। यस मैम। तो इससे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी किसकी हुई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इसीलिए इनका जो मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है। अब क्या क्या बोला गया भाई न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में? क्या क्या बोला गया? बीच में छोटा सा पार्ट है जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसको न्यूक्लियस बोल दिया गया, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव पार्ट, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन भी होंगे इसमें। वॉल्यूम जो होगा इसका बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू टोटल एटम। अगर टोटल एटम का वॉल्यूम निकालो और न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालो तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होगा, और ज़्यादा स्पेस जो है वो कैसा है? एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसके बाद अब आपको पता ही है, जैसे कि कोई साइंटिस्ट काम करता है तो दूसरा साइंटिस्ट सोचता है उसके एक्सपेरिमेंट को हम करके देखें, और फिर करके देखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स बताए जाते हैं, या कुछ रिजल्ट्स जो आपको मालूम है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉबैक्स बताए जाते हैं। ठीक है। तो रदरफोर्ड के भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। अब ड्रॉबैक्स क्या क्या आए? ठीक है, देखो इनके न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग ये बोल दिया गया कि ये बीच में न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ बाहर इलेक्ट्रॉन है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज किया था, इसकी थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, और वो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो रोटेशन करेगा इस तरीके से, सर्कुलर मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा इस तरीके से अगर, तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये इलेक्ट्रॉन काम करने लगा। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस तरीके से चक्कर लगा रही है लगातार, तो क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार एनर्जी को रिलीज करेगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, लगातार नहीं, कुछ टाइम के बाद ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी का लॉस करेगा। और कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है ना, तो उसका सर्कुलर ऑर्बिट ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। एनर्जी कम तो रेडियस कम, ठीक है, तो रेडियस अगर कम होती जाएगी तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा भी तो आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते इसके ऊपर जाके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाए। ठीक है, और अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर अगर वो जाके हिट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या हो जाएगा, एटम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का क्या आया, ड्रॉबैक आया मैक्सवेल की थ्योरी के कारण, और इन्होंने रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, सिग्निफिकेंट कोई आंसर इन्होंने खोजा हो जा, लेकिन कोई आंसर नहीं दे पाए कि अगर ऐसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी
और छोटी होते होते वो जाकर के न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। न्यूक्लियस पे अगर वो गिर जाता है तो अल्टीमेटली एटम ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, एटम तो एग्जिस्ट करता है दुनिया में। तो आप इसका आंसर दीजिए, तो रदरफोर्ड इसका आंसर दे नहीं पाए। फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बेसिस भी नहीं बता पाए। स्पेक्ट्रम में कई तरीके के स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे, उसमें से एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम ये क्यों दे रहा है, इसका भी रीज़न ये नहीं बता पाए। इस पॉइंट को बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसका रीज़न नहीं बता पाए। तो डिस्कार्ड हो गया भाई ये भी। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, इसलिए इनका बड़ा नाम है रदरफोर्ड का इसमें, लेकिन इसको भी अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है टॉपिक, उसके बाद तो बोर मॉडल होना चाहिए। अच्छा, बोर मॉडल के पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। चार्ज की बात हो रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज में एक बेसिक वो होता है कि ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -e, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू देखो तो -1.6 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करो तो इतना ही चार्ज पॉजिटिव में होता है। कोई भी अगर आप चार्ज बॉडी देखोगे ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस देखो, कोई एलिमेंट देखो, कुछ भी देखो, उसके ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे, चार्ज की वैल्यू देखोगे, तो वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा Q = NE के फॉर्म में होगा। ठीक है, N हो सकता है आपका 1 2 3 4, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल होगा, इस वैल्यू। यही मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में करेंसी किस फॉर्म में होती है, रुपीज़ के फॉर्म में। तो अगर हमने बोला 1000 रुपीज़, तो इसका मतलब 1 रुपी में कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मिलेगा आपको रुपीज़। 1000, ठीक है। 10,000 करना है तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो, वो 10,000 ये n नंबर हो जाएगा, और E ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ये है जिसको मैं रुपीज़ में बता रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी करेंसी भी क्वांटाइज्ड होती है, 1 रुपी का मल्टीपल होती है। वैसे ही किसी भी वर्ल्ड में किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर आप चार्ज देखते हो तो चार्ज भी कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, इसका मल्टीपल। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। उसके बाद चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर में कुछ आपको बताना नहीं है, मालूम है आपको। और दूसरी चीज़, अगर आपके पॉजिटिव पास आ रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास आ रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इनको अगर पास लाते हो। और नेगेटिव को अगर लाते हो आप पास तो इनके बीच भी रिपल्शन। ठीक है, यानी कि सेम टाइप के अगर चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो रिपल्शन, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं तो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर है? यस मैम। ये फोर्स की वैल्यू ये होती है, इसका कोई काम नहीं है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में काम होता है। ठीक है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, चलेगा ऐसे। इसके बाद अगर हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम, अगर हम लोग एटम की रेडियस की बात करें और अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की रेडियस की, तो इनमें रिलेशन ये होता है, R = R0 a⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे R0 है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और अगर इसको निकाला गया है 1.1 10⁻13, ये निकाली गई है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट। और अगर आपको किसी और एटम का निकालना है तो आप रेडियस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ए होता है आपका नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपसे कभी कभी ऑर्डर भी पूछते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है अप्रॉक्सी कितना होता है, ठीक है मैम। हाँ मैम नीचे आपने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में 10 की पावर 3 लिख दिया है। हाँ सॉरी 1/3 है, क्यूब रूट होता है ना। ये 1/3 को हम लोग ऐसे क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे a हो, सॉरी ये R0 की वैल्यू है, ये आपका R0 का वैल्यू है, ये a नहीं है। अगर हाइड्रोजन आप लेते हो ना, उसके न्यूक्लियस की अगर रेडियस कैलकुलेट करो तो उसके न्यूक्लियस की रेडियस आती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, उसके न्यूक्लियस की। और अगर किसी और के न्यूक्लियस की रेडियस आपको निकालनी है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करिए, जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन, और उस नंबर को यूज़ करिए यहाँ पे 1/3 उसका निकालिए पावर, और तब जाके आप निकाल पाएंगे उसका रेडियस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एम्प्टी होता है, एक प्रोटॉन होता होगा उसमें। हाँ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। 10 की पावर -13 होना चाहिए ना, तो बहुत बड़ा हो यहाँ ये तो मैंने बहुत ही बड़ा कर दिया, सही कह रहे हो। छोटू होती है बिल्कुल रेडियस, ठीक है। अब देखो आपसे पूछते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, हाँ सही है, इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर में ध्यान रखेंगे, ये 10⁻⁻13 सेंटीमीटर ऑर्डर होता है। और अगर पूरे एटम की बात करो तो एटम का होता है 10⁻⁸, ठीक है। कभी कभी इनका रेशियो भी आपसे निकलवाते हैं कि पूरे एटम के रेडियस और इनके रेशियो निकल, क्या आएगा रेशियो। अगर रेशियो की बात करो तो रेशियो क्या आएगा, इन जनरली अगर भाई न्यूक्लियस तो है 10⁻⁻13 इस ऑर्डर का, और एटम का डायमीटर या रेडियस है 10⁻⁻8, यही तो है। तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा क्या, यस मैम। क्लियर है। अब इसके बाद बात की जा रही है एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। आज हम लोग एटॉमिक नंबर समझ लेते हैं। मोज़ले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर को। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी एटम्स की इन्होंने, और उनसे निकलने वाला जो वेव था, उस वेव की फ्रीक्वेंसी वगैरह के बीच में इन्होंने रिलेशन निकाला, ग्राफ प्लॉट किया। और उसके बाद इन्होंने देखा कि एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, किसी एलिमेंट का कोई एटम है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं एक नंबर के ऊपर। एटम्स की प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। उस नंबर को इन्होंने नाम दिया एटॉमिक नंबर, और ये नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एटम्स का, मोज़ले ने बहुत सारे एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की वो करी, पूरी स्टडी। मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और फ्रीक्वेंसी देखी एटम की।
और एटॉमिक नंबर को देखा, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखा इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला वो ये निकाला कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। और अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। अगर हम ऐसे एटम की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटम कैसा है, अगर न्यूट्रल मतलब वो आयन नहीं बना रहा है, तो उस केस में Z इज इक्वल टू आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो हमेशा वैलिड है। अगर उसके ऊपर चार्ज भी है एटम के ऊपर, मान लो कोई एटम ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो भी उस कंडीशन में भी Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस केस में Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा अगर उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की डेफिनेशन हमेशा सही है। अब देखते हैं क्या बात है, किस तरीके से किसी अगर आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये कुछ इस तरीके से किया जाता है, एलिमेंट के सिंबल को बीच में लिख देते हैं, X लिख दिया इसको, और ऊपर की तरफ एक नंबर लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, और नीचे की तरफ एक नंबर लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं Z। अब ये जो Z है ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो A है जिसको हमने बोला मास नंबर, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, उनका एडक्ट जो होता है वो बताता है मास नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इनको कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लो हमें डिनोट करना है, सपोज हमको डिनोट करना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखोगे, ऐसे पहले सिंबल लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर की तरफ। तो ये 7 क्या है, Z है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 14 क्या है इसमें, 14 किसको डिनोट कर रहा है, A है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट टर्न पे इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और कुछ और टॉपिक्स करेंगे हम लोग इसमें, या एक दो कर लेते हैं, रुक जाओ। अब देखो, अगर न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं आप। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं Z। लेकिन अगर चार्ज है एटम, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज है,
तो चार्ज एटम के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दो केसेस हो सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्या क्या केस है देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सॉरी सोडियम प्लस है, तो सोडियम के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। इतनी बात क्लियर है। ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल बताए थे आप। लेकिन अगर ये सोडियम बना लेता है सोडियम प्लस, जिसको हम बोलते हैं सोडियम आयन, तो इसने तो अपने अंदर से प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 11 पहले थे न्यूट्रल में, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या, यस और नो? लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो प्रोटॉन तो इतना ही रहेगा 11 प्रोटॉन। इसका मतलब इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है और प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है। लेकिन तो ये कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आए तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, जैसे मान लो O-2 है। ऐसे इन जनरली ऑक्सीजन को अगर देखो तो ऑक्सीजन में होते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 8O16 लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका Z हो गया 8, A हो गया 16, और Z ही होता है प्रोटॉन का नंबर और यही होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर चार्ज स्पीसीज की बात करो तो चार्ज में क्या हो जाएगा, O-2 का मतलब है, -2 चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, किसने, O ने। तो पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 थे, अब इसने 2 और ऐड कर लिए, तो इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या। और अगर प्रोटॉन की बात करो तो इसमें प्रोटॉन थे आपके 8, इलेक्ट्रॉन थे 8 ये वाले में, लेकिन इसमें -2 वाले में प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन का नंबर कम। तो निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं प्रोटॉन के नंबर से। क्लियर है बात? यस मैम। जितना यूनिट चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो एक क्वेश्चन था इसमें, इसकी बात करें। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, मास नंबर बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ। नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है ना, आयन तो लिखा नहीं है। एटम का मतलब न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे क्या? यस। और इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 दिया, तो प्रोटॉन का नंबर 7 हो जाएगा। यस मैम। और एटॉमिक नंबर Z होता है, Z इक्वल होता है प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन अगर 7 है तो Z भी 7 हो जाएगा। अब पूछा गया मास नंबर होता है A होता है P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 7, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब देखो कैल्शियम आयन दिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम आयन दिया हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 20, तो एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, वो तो 20 ही होंगे। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो हमेशा इक्वल होते हैं, लिख लिया हमने।
अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होता है ए, तो ए भी लिख लेते हैं। 20 + 20 कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। अब कैल्शियम का जब आयन बनता है तो कैल्शियम का आयन इस तरीके से बनता है, +2 बनता है। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हुए हैं, किस में से? कैल्शियम में से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कैल्शियम +2 बनता है। तो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर यहाँ देखो आप, एटॉमिक नंबर 20 है तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 20 प्रोटॉन होंगे। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 18 बच जाएंगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या लिखोगे? क्लियर है? फिर ऑक्सीजन एटम की बात कर दी इन्होंने। ऑक्सीजन एटम में मास नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया। एटम है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सब इक्वल होगा। तो प्रोटॉन भी 8 लिख दो और इलेक्ट्रॉन भी 8 लिख दो। अब यहाँ पे दिया हुआ है मास नंबर दिया हुआ 16। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन लिखना है आपको, तो आपको पता है A = होता है P + N। N आपको चाहिए न्यूट्रॉन का नंबर, A - P कर दो। A दिया हुआ है 16 और प्रोटॉन का नंबर है 8, न्यूट्रॉन भी 8 आ गया। अब लास्ट वाला देखो, बोला है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन होता है Br-। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो Br- है ना, इसका मतलब ब्रोमीन से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो ये बनाएगा Br-। Br- दे दिया है और क्या क्या दिया है? और दिया है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन गिवन है 45, इलेक्ट्रॉन गिवन है 36। ठीक है। अब देखो Br- अगर बना होगा तो कैसे बना होगा? Br से बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एक नेगेटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन है। तो अगर आपको Br- में इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिए हुए हैं 36, तो ये 36 आए कैसे? Br में एक इलेक्ट्रॉन प्लस किया आपने तो आया ना, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 35 होंगे क्या? यस और नो? यस मैम। ठीक है। और अगर न्यूट्रल वाले में 35 इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है। एटम में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं और दैट इज इक्वल टू Z। तो अगर इलेक्ट्रॉन है आपके 35 तो प्रोटॉन भी 35 हो जाएगा और Z भी 35 हो जाएगा। तो लिख देते हैं, ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। अब आपको A निकालना है, मास नंबर। मास नंबर तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, P + N। P दिया हुआ है, P हो गया 35 और क्वेश्चन में N 45 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 80। क्लियर है? यस मैम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन का केस आ सकता है, एटम का केस आ सकता है। जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। -1 है तो प्लस कर दो एक इलेक्ट्रॉन, -2 है तो आप प्लस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं। चलो बच्चा पार्टी, बाय बाय। थैंक यू मैडम।